बेटी, लेखक जी है प्रेमचंद, उसकी द्वारा लिखी गई बड़े घर की बेटी कहानियां सुन रही थी, पढ़ रही थी। इसके आगे हुआ कथा को आज हम देखेंगे। लास्ट कक्षा में हम देखे थे बेनी माधव की पुत्र, बड़े पुत्र शहर में काम कर रहा था। हफ्ते के शनिवार के दिन वो घर आया था। घर आने के बाद उसको पता चला कि घर में मेरे पत्नी और मेरे छोटे भाई, उसके दोनों को बीच में झगड़ा हुई है और उस झगड़े में आनंदी को चोट लगी है। इसके बारे में उन्होंने बहुत सारे बात को भी अपनी पत्नी को लाल बिहारी ने कहा दिया था। इसके बावजूद उन्होंने घर में नहीं रहने का निर्णय ले चुका था। इसी की विषय के संबंध में अपनी बाप बेनी माधव को बात कर रहे थे। उसको लाल बिहारी को कुछ दंड भी नहीं दिया था। स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार करने से क्या होता है, इसी के बावजूद मैं इस घर में नहीं रहता हूँ। इस तरह निर्णय लेके वो अपने छोटे भाई को, लाल बिहारी को, कुछ भी दंड नहीं दिया था। पेज नंबर 37। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चुका हो उसके कान पकड़ो। लेकिन लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। वो उनकी बाप बेनी माधव ने श्रीकंठ जी से कहता है, आप बड़े भाई हैं, आप सब कुछ जानते हैं और शहर के बहुत सारे घर को भी आप संभाले हैं। उसकी समस्या आए तो भी आप उसको निर्णय करके, उसको एक करके आप देखे हैं। और आपके घर में स्वयं आपको समस्या आया है। अब वो छोटे भाई है, वो भूल चुके, वो सभी कर रहे हैं, इसलिए आप भूल कर को वो सभी गलतियां की है, उसको कान पकड़कर थोड़ा समझाइए, पर उसको दूर न करो। इस तरह बेनी माधव ने अपने बड़े पुत्र श्रीकंठ को समझाया है। लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। उनको बहुत क्रोध था अब मन में, इसलिए वो कहता है तुरंत, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने यह सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। देखो, किसी घर में क्या तो झगड़ा हुआ, तो देवर और भाभी के बीच में झगड़ा हुआ, तो बाहर वाले क्या करते हैं, उसकी झगड़े को अच्छी तरह से देखते हैं, इसकी हर्ष को वो संभाल लेते हैं और उसकी तरफ किसी ने बात करने के लिए नहीं आता है। इसके लिए वो सभी हमारे ऊपर वैसा कर रहा है, वैसा समझना और वैसा करना समुचित नहीं है। स्त्रियों ने जब वह सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनाने के लिए उनकी आत्माएं अनुकूल आने लगी। गांव के कुछ ऐसे कुटिया मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन चलते थे। इन महानुभावों की शुभ कामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्म पीने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। देखो, बाहर वाले क्या करता है, किसी घर में कुछ झगड़ा हुआ तो उसको देखने और उसके ऊपर कुछ बहाने बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा इज्जत, हमारा घर की इज्जत सभी चले जाते। इज्जत चलने से मान कहा रहता है। इसके वजह से वो सभी लेखक की लेखनी में प्रेमचंद जी ने बहुत ही क्या है, यथार्थवाद पूर्ण इस कहानी को अपने लेखनी में लिखा है।
बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को थाड़ गए, लेकिन निश्चय किया चाहे कुछ भी क्यों न हो इस विवेदिशियों को पत्नी बचाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जी जो चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। बेनी माधव कहा चुका था श्रीकंठ जी को, आपको मन कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जो चाहे वो करो, आपको आपका भाई समझे तो उसको समझा कर उनको आपके पास रखो, नहीं तो आपको मन चाहे वो करो। इलाहाबाद का अनुभव रहित इलाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इस हथकड़ों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आई। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। वो सब कुछ होने के बाद उसकी बाप श्रीकंठ के बाप बेनी माधव इतना समझाने पर भी उन्होंने कहने के लिए सहमत नहीं है, उसको अपने साथ रखने के लिए सहमत नहीं है और घर में रहने के लिए भी सहमत नहीं है, क्योंकि हमारा बारे में हमारे दफ्तर में गांव में क्या कहेगा। इस तरह झगड़ा हुआ तो क्या स्त्री का अपमान करना समुचित नहीं है। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा बेनी माधव, लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा करो। और भी समझाता है बेनी माधव ने, क्या है वो छोटा है, वो उसके साथ जो कुछ बेसमझ का हुआ है उसको आप भूल कर क्षमा करो। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया, बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। वो अभी भी और भी बात करता है, मैं रहेगा इस घर पर, नहीं तो वह। आपको यदि वह अधिक प्यार है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए यह चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। वो कह दिया, उसको मन चाहे उधर जाने के लिए वो कहो, नहीं तो मैं इस घर पर रहता हूँ, यह मेरा अंतिम निर्णय है। श्रीकंठ जी ने बेनी माधव से कह दिया। लाल बिहारी दरवाजे को चौखटा पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ के सामने चपराई पर बैठ कर जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप का भी वह इलाज न करता था जितना बड़े भाई का। श्रीकंठ का भी उस पर आर्थिक स्नेह था, अपने होश में उन्होंने कभी उसे दुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। उसको भी अपने छोटे भाई लाल बिहारी के ऊपर बहुत ही प्यार था। वो एक न एक दिन, हफ्ते के एक बार आते समय उसको, छोटे भाई को एक न एक वस्तु अवश्य लाते थे। वो उस लड़का अब ऐसा काम किया है, इस तरह उसको मन ही मन वो उसको बहुत ही क्रोध था। मगधर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से जोड़ी जवान को नापंगचे के दिए दंगल में पजाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। उस तरह वो उस दोनों को, भाई और छोटे को व्यवहार था। वो छोटे वो सब भूलकर ऐसा व्यवहार किया ना, इसलिए हमको बहुत ही क्या है, मन ही मन में हूँ पछता रहा हूँ। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसे हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था। तब
उसके छोटे भाई लाल बिहारी सिंह को बड़े ही क्या है ग्लानि हो गया है। वो उसका गलती पर उसको एहसास हो गया कि मैं गलत काम किया हूँ, इसके लिए मैं इस बार वो गलत काम कभी भी नहीं करूँगा, ऐसा कहकर मन ही मन वो निर्णय कर चुका था। भाई के आगे के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं, मैं उसके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उससे कैसे बोलूंगा, मेरे आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझ देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बन गए पाए। वो क्या है, आजकल वो क्या है, स्त्रियों को ऊपर ऐसा कहने से वो मेरा भाई आजकल बहुत ही कठोरता से बात कर रहा है, इसलिए मैं इसके सामने कैसे जाकर खड़ा रहूं और उसके सामने मुंह देखकर मैं कैसे बात करूं। इस तरह वो मन ही मन छोटे लाल बिहारी सिंह वो मन ही मन पछता रहा है। यदि श्रीकंठ सिंह उसे लेकिन मैं बुलाकर 2-4 खड़ी बात कर देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसी की सूरत नहीं देखना चाहता हूँ, लाल बिहारी से सह न गया। वो लाल बिहारी कहता है, अपने भाई 2 थप्पड़ मारे तो भी मैं सह सकता हूँ, ऐसा बात को मैं नहीं कदापि नहीं सह सकता। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने आगे पहुंची, जिसे कोई यह न समझे कि वह रो रहा था। जिसके उपरांत वह आनंद के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में न रहेगा। वो उसको क्या है, अपने भाई के साथ बात करने के लिए उसका सूरत नहीं हुआ तो अपने भाभी के साथ जाकर वो बोलता है कि क्या है, देखो भाभी मेरा क्या गलत हुआ हो उसके लिए क्षमा है मेरे, इसको भैया को भी थोड़ा समझाइए। अब मैं मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया, उसका क्या है मुंह भर आया, क्योंकि उसके आंखों में पलकों में क्या है आंसू था। वो अपने भाभी के साथ जो कुछ कह दिया है वो सच सच कह दिया है। जिस समय लाल बिहारी सिंह झुकाए आनंद के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर लिया और कतर कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते। वो देखो लाल बिहारी को मुंह देखने को भी वो रेडी नहीं, क्योंकि उस समय वो अपने भाभी के साथ बात कर रहे थे। उस समय वो दरवाजे पर खड़े थे और उसी समय उसके भाई श्रीकंठ जी भी बाहर से अंदर आए तो भी उसके मुंह फेर कर अंदर चले गए। वैसा ही आनंद ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। पहले तो अपने पति के साथ वो क्या है शिकायत की, कंप्लेंट की थी, वो वैसा किया, वो वैसा करे है, इसके लिए मैं इस घर में कैसा रहूँगा, मेरे लिए अपमान हुआ है। इस तरह कहने के बाद भी वो श्रीकंठ जी का बहुत ही दुख होकर लाल बिहारी के साथ रहने के लिए रेडी नहीं है। गत बेनी माधव सिंह को कह दिया था, अब आनंदी ने ही वो सब कंप्लेंट किया था। इस समय अपने पति के साथ उन्होंने कह दिया कि उनको भी क्या है, लेकिन मन ही मन उसके ऊपर, देवर के ऊपर बहुत ही पछता रहा है, क्योंकि वो अपने अपराधी के ऊपर क्षमा मांग लिया है। वह स्वभाव से ही दयालु थी। कौन? आनंदी ने स्वभाव से बहुत ही दयालु था, इसलिए उन अपराधी का क्षमा मांगने पर वो तुरंत क्या है
स्वभाव से, दयालु भाव से उसको ऊपर क्षमा करने के लिए अपने पति को, श्रीकंठ को कह दिया। उसे इसका तरीका भी न ध्यान था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर जुलास रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, तो उसका राह सहा क्रोध भी पानी हो गया। वहाँ रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। मन की मैला कह धोने से चले जाते हैं और आंसू नयन जल से ही क्या है, परिपूर्ण शुद्ध बन जाती है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे। मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया? मैं नहीं बुलाऊंगा, पछताओगे। उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा न हो कि वह चले गए। श्रीकंठ से न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। भाभी से लाल बिहारी ने कह लिया, भैया ने मेरे मुंह तक नहीं देखना चाहता है, इसलिए मेरा प्रणाम कह दो, मैं इधर से चला जाऊंगा। लाल बिहारी इतना कह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और देखो में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो, कहाँ जा रहे हो? वो आनंदी तुरंत वो जाते टाइम वो तुरंत आकर उसको रोकती है। लाल बिहारी को रोकती है आनंदी ने, आंसू में भर आई उनको वो रोक कर बोलती है, क्या, क्यों, कहाँ जा रहे हैं? जहाँ कोई मेरा मुंह न देखो, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। तुम्हें मेरे सौगंध अब एक पग भी आगे न बढ़ना। आनंदी कहता है, मेरे कसम, सौगंध मतलब मेरे कसम, आपका एक पग, एक पैदा भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस घर से आप बाहर नहीं होना है। जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरे तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। तब वो दोनों की क्या है, देवर और मर्दों और क्या है भाभी की बीच में क्या है प्रेम को, उस गलती का एहसास का पश्चाताप देखे तो उनको भी क्या हुआ है, अपने मन का हृदय पिघल गया। हो जाएगी भैया का मन मेरा तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। वो बस भाभी से कहता है, मेरे ऊपर भैया को क्रोध कम होने हुआ तो मैं इधर रहूँगा, नहीं तो कदापि नहीं रहूँगा। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। तब लाल बिहारी छोटे भाई को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रो रहे हैं। दोनों ने गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। भैया आप कभी भी न कहना है कि मेरा मुंह नहीं देखूंगा। इस तरह आप कभी भी नहीं कहेगा, क्योंकि इसके बावजूद आप दंड दिए तो भी मैं सह सकता हूँ। मुंह नहीं देखूंगा, ये नहीं मैं सह पाती। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए वो भी कहता है, इस ऐसा अवसर कभी भी भविष्य में नहीं आने दूंगा, नहीं आने करना। बेनी माधव सिंह
बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होते हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। देखो कितनी अच्छी तरह से लेखक जी प्रेमचंद जी ने कितना सहर्षपूर्ण वर्णित किया है। बेनी माधव सिंह तब उसकी बाहर से आए तो दोनों भाई की क्या है गले लगाकर बात करने की प्रेम मधुर की वाणी को सुने तो उसको भी मन ही मन बहुत हर्षोल्लास हुआ है। बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती है, मतलब क्या है, बड़े खानदान की बेटियां ऐसा ही होता है, बिगड़ता हुआ काम को बना लेते हैं। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना उसी ने इस शब्दों में आनंद की उदारता को सहारा। किसी ने इसकी घर में हुई झगड़े के बारे में सहारा बनाकर वो हर्ष ले रहे थे ना, उसी ने उस दिन उसकी परिस्थिति को देखकर, हर्षोल्लास को देखकर उनकी गुणगान को किसकी आनंद को गुणगान को वो सभी गांव वाले ने भी गुणगान को सारा गांव को सहारा है। बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होते हैं, बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होते हैं। इस तरह प्रेमचंद जी ने बड़े घर की बेटी सुखांत में अंतिम कर लिया है। मैं समझ लिया कि बच्चों आप बड़े घर की बेटी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई एक हर्षपूर्ण और सुखांत में अंत हुए हैं, इस कहानी को आप समझ लिया है। और एक बार आप घर में अच्छी तरह से पढ़कर अच्छे अच्छे पॉइंट्स को याद करना है। उस पॉइंट्स को याद करके आपको एग्जाम में यूज होता है, प्रयुक्त होता है। आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा को मैं क्या करूँगा, गद्यांश को और फिर एक बार कहने के लिए चाहता हूँ, और नहीं तो उसके बारे में और एक बार रिवीजन कराना चाहता हूँ। और इसके लिए भी मैं इस प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई बड़े घर की बेटी को भी आप अच्छी तरह से पढ़कर अच्छे अच्छे पॉइंट्स को भी याद करके उसके नीचे दिए गए एग्जाम में प्रश्नों को उत्तर लिखने के लिए आपको नोट करना चाहिए। थैंक यू।